वेलकम बैक नाज़रीन। बात की जा रही है आज अपोजिशन लीडर हलीमा अदल शेख के इल्ज़ामात जो कि सिंध हुकूमत पर हैं, वज़रा पर हैं, ब्यूरोक्रेसी पर हैं और ख़ास तौर पर सेक्रेटरी बोर्ड लोकल गवर्नमेंट ज़मीर अब्बासी पर जो है। ज़मीर अब्बासी साहब हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है और नुमाइंदा खुसूसी फैज़ बुलैदी भी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। फैज़, ये जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं हलीमा अदल शेख की जानिब से, और ये भी कहा है कि मैं एक चार्ज शीट तैयार करूँगा, डिपार्टमेंट जो है वो जा जाकर अब तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करूँगा। ये जो लोकल बोर्ड के सेक्रेटरी पर ये लगाए गए हैं इल्जामात, आप क्या समझते हैं? 253 एकड़ जमीन कहा जा रहा है कि ये जालसाजी से ली और खुद क्लेम करें कि 4 एकड़ जमीन इनके पास मौजूद है। बिल्कुल, ये यही चीज़ मैं चाह रहा था कि मैं ज़मीर अब्बासी साहब से सवाल करता कि आखिर इनके पास किस तरह से 253 एकड़ ज़मीन आ गई, जिसमें उन्होंने बिल्डिंग बनाई हुई है, फार्म हाउस बनाए हुए हैं और अपना सारा बिजनेस कर रहे हैं। तो जाहिर है जो बंदा इतने सालों से बैठा हुआ है उसके पास कोई तो सबूत कोई होगा। डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ना। बिल्कुल, ये सवाल मैं चाह रहा था कि मैं ज़मीर अब्बासी साहब से करता। जमीर अब्बासी ज़मीर साहब, साहब। मैं ये सवाल आगे आप तक बढ़ाना चाहता हूँ। फैज बुलैदी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। ये 253 एकड़ के ऊपर जो इन्होंने डेवलपमेंट की है, चीजें बनाई हैं, ये इनके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ्स क्या हैं कि ये इन्हीं की जमीन है और कैसे आ गई इतने सालों में ये? मैं इसका आपको कोशिश करूंगा कि आसानी का ट्रेल एक समझा सकूं जो बहुत इजी हो, सब कॉम्प्रिहेंड कर। एक तो डायरेक्ट अपने नाम पे जमीन रखना होती है, वो अलग बात है। जो 4 एकड़ ये कह रहे हैं, मैं मुत्तफिक हूं। ठीक है। अदर देन दैट की बात कर रहे हैं, जो कि 253 एकड़ इन क्वेश्चन है। वो 253 एकड़ इनकी कंपनी यानी कि पाम विलास और एक दो और ऐसी यानी कि शेयर कंपनीज हैं जिनके ये खुद चेयरमैन है, डिक्लेयर्ड है। बिहार में ये आप जो है ना इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर्ड चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, और वो कंपनी के उसमें सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास भी यही चीजें डिक्लेयर। वहां पे जब वो खुद चेयरमैन है, उनके नाम पे इन्होंने ये जमीनें ले ली हैं और आगे अपने फ्रंटमैन यानी कि जिसको हम बेनामीदार कहते हैं, उनके नाम पे अपने लड़कों कोई जैसे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या मुलाजिम होते हैं, उनके नाम पे वो जमीनें खरीद के रखी है। बेसिकली ही इज द बेनिफिशियरी। इन्वेस्टिगेशन में होता क्या है कि बेनिफिशियरी आप उसको कहेंगे जिसके पास किसी चीज का प्रोडक्ट या किसी चीज का जो बेनिफिट है मॉनिटरी, वो जा रहा हो इन द एंड ऑफ द डे। अब आप नाम किसी के भी कर लें, कोई भी चीज, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बेनामी होती है। पाकिस्तान में काफी जगहों पे ये चीजें कई इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में सामने आती है। अब ये वो लैंड है जो इनके कंट्रोल में है। ये उस कंपनी के खुद चेयरमैन है। वो कंपनी इसको कमर्शियल पर्पज के लिए, अभी भी आप गूगल करें, पाम विलास के नाम से आप डालें, जो भी पाकिस्तान का कोई भी बंदा जो कंप्यूटर या मोबाइल को यूज करता होगा, 1 मिनट में बात प्रूव हो जाएगी। उनके जनाब चेयरमैन है वो। अभी आपको कोई फार्म हाउस चाहिए, आप बुक करवा लें। अच्छा। और उसके जितने बिल्कुल आप अभी करके देख लें और आपके सामने जो है ना ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएगा। उसको आप बुक करवा लें। उसकी पेमेंट कंपनी का जो भी वहाँ मैनेजर होगा वो तो मालिक नहीं है भाई, कोई तो बैक एंड पे रजिस्ट्री है और वो जनाब है, क्योंकि उसका बैंकिंग ट्रेल है पूरा। अब उनके अपने अच्छा, इन्होंने भी मतलब फ्रंट मैन अपने रखे हुए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ऑपोजिशन लीडर बनने से पहले इनके पास ये जमीनें मौजूद हैं, तो कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई पहले? आप ये बता रहे हैं कि नैब के अंदर फाइंडिंग्स भी हुई कि ये गिल्टी पाए गए, ऑब्वियसली जालसाजी से जमीनें ली हैं। अब तक कोई कार्रवाई हुई है इनके खिलाफ? देखें, कार्रवाई तब होती है जब आप इंक्वायरी मैंडेट में आती है। आईओ अपनी तरफ से सेल्फ स्टार्ट नहीं करता कोई भी चीज। हमें जब तक गवर्नमेंट ने असाइन नहीं करनी होती कोई चीज, हम कैसे किसी की इंक्वायरी करेंगे? ठीक है। उनसे कंप्लेंट्स आई, कंप्लेंट्स न्यूट्रल आई, एक नहीं आई, मतलब तकरीबन 6 से 7 कोई कंप्लेंट्स है। उसको जब प्रोब किया तो पता चला कि जी ये तो जितना कुछ है ये तो 30 साल जमीनें हैं। और 30 साल जमीन सिर्फ एक पर्पज के लिए दी जाती है कि जब बारानी मौसम होगा, यानी कि जब कोई रेन सीजन होगा, तो आप यहाँ पे फसल उगा सकते हैं। ये है रेवेन्यू की अलॉटमेंट का कागजनामा। बस वो मुझे एक कोई 6 महीने का कोई फसल दिखा दें जो इन्होंने उगाई हो। ठीक है। अच्छा, जमीर साहब, इसकी एसडीए में भी जमीन है कोई? हलीमा अदल शेख साहब। मैं सिर्फ आपका 1 मिनट और मजीद ये वेस्ट जी करूंगा जी कि प्लीज। जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये तो मैं कराची की बात कर रहा था, जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मलीर की बात है। ठीक है। गदाफ मलीर और मलीर कैंप के बिल्कुल पीछे शेले बने हुए हैं, अभी भी ग्राउंड पे मौजूद है। किसी से ग्राउंड चेक करवा। एक बात। अब अगर वो जो दूसरी बात यानी कि एसडीए की साइड यानी कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट की हदूद में है, बेसिकली हलीम आदिल शेख साहब का जो पूरा एसेट का पहली चीज कोई सीढ़ी नजर आती है
तो वो 16 एकड़ एक जमीन है। ठीक है, जो ये कहाँ पर है? जो ये क्लेम करते हैं कि जामशोरों की हदूद में है। ठीक है, जामशोरों की हदूद का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो M9 मोटरवे है, ठीक है। वहाँ पे नूरियाबाद के करीब करीब उसकी जो है ना वो लोकेशन है। अच्छा, वो एक जमीन है जो जमीन आज तक वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो ये कहते हैं जो मेरी थी। ना उसके ये खरीदार हैं, ना उसका कोई ट्रेल है, ना बेचने वाले का कोई डिटेल है। वो अलग इंक्वायरी है, दैट इज द सेकंड इंक्वायरी। वो इंक्वायरी इस 253 से लिखना की जाए वो अलग है, उस वक्त चली थी और हमने वो भी कंप्लीट की थी। उसमें ये हुआ है कि वो जमीन सिर्फ पेपर पे जमीन, कैसे मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी पर इल्जाम लगाऊंगा, मोतबर आदमी है, ऑपोजिशन है, कैसे मेरी जरूरत है कि मैं किसी पर यूं बस इल्जाम लगा दूं। उसकी मेरी फाइंडिंग में बता रहा हूँ ठीक है। कि वहाँ पे जमीन नहीं है और वो जमीन पेपर पे मौजूद है। पेपर पे मौजूद करके और उस पर बैंक लोन लिया ज़राई तरक्याती बैंक का जनाब ने उस वक्त। अच्छा, इसके बाद ये अभी जो क्लेम करते हैं कि मेरे जितने एसेट्स हैं वो वहाँ से 16 एकड़ से मिलते हैं, वो बेसिकली 16 एकड़ भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये आप आज ट्रेवल कर लें फ्राम कराची टू हैदराबाद, अपने राइट और लेफ्ट को देखें, कोई मुझे एक फसल दिखा दें, कोई एग्रीकल्चर की लैंड दिखा दें, मेरा क्लेम बिल्कुल गलत है। और अगर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हिली एरिया है, सैंडी टाइप वो जो है ना वो वहाँ पे लैंड है जिसपे कोई फसल नहीं उसकी, जिसको आम जबान में वेस्ट लैंड कहते हैं, ये रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी है। वेस्ट लैंड कहते हैं, यानी कि खराब जमीन, खराबो कहते हैं उसको। वो जमीन तो सरकार की होती है, वो किसी की हो ही नहीं सकती, तो बेचेगा कैसे? ठीक है। अच्छा, अभी भाई टोटल सरकार इनके ऊपर कितनी इंक्वायरीज चल रही हैं ज़मीर अब्बासी? देखिए, मैं अपनी बात करूंगा कि मैंने सिर्फ एक इंक्वायरी की जिसमें आके इन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, उस वक्त भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से हलीम आदिल शेख साहब दिखा लें, वो सिर्फ मुझे ही टारगेट करते रहे। भाई अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मैं हट जाता हूँ, आप एक CID बनवा लें। अगर मैंने आपके साथ ज्यादती की है या मैं एक भी झूठ बोल रहा हूँ इन फाइंडिंग्स में, मैं रेजिग्नेशन टेंडर कर देता हूँ। और अगर आप उसमें वाकई गिल्टी हैं तो मेहरबानी करें अपने लिए आप जो भी फैसला कर लें फिर। ठीक है। फैज़, ये तमाम मौक़िफ़ सामने आया, ब्रीफिंग आई है ज़मीर अब्बासी साहब की जानिब से। क्या समझते हैं हलीम आदिल शेख जो क्लेम कर रहे हैं कि जामशोरों के ऊपर 16 एकड़ ज़मीन है, ज़मीर अब्बासी कह रहे हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिस तरह बताया ज़मीर साहब ने कि कहा गया कि एग्रीकल्चर है, कहाँ है एग्रीकल्चर? सारे पहाड़ हैं और रेतीली इलाका है सारा। वहाँ पे आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर की ज़मीन, एग्रीकल्चर ज़मीन है, फिर उस पर आप ज़रूरी बैंक से लोन भी ले लेते हैं। हाँ, लोन ले लिए जो एग्जिस्ट नहीं करती ज़मीन। देखें, और फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं, आपने जो गडाप और मलीर के अंदर जाएं, वहाँ जो कब्जे हुए हैं, और ये तो रिसेंटली अभी जो इंक्रोचमेंट ने कार्रवाई की थी, उस पर फिर जो है हलीम आदिल शेख साहब नाराज़ हो गए और उन्होंने बुरा भला कहा। तो अफसरान ज़ाहिर कहाँ जाएं? आप एक गलत काम भी करते हैं, फिर अफसरान के खिलाफ आप बयानात देते हैं कि वो जो है हम अदालत जाएंगे। भाई आप जाएं अदालत। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने अगर ये गलत किया है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर आप यहाँ से मुतमईन नहीं है, नैब में आपका केस है, आप वहाँ इंतज़ार करें, वहाँ तो आपकी गवर्नमेंट है वफाक में, और नैब आपका इदारा है, आप इंतजार करें कि नैब की रिपोर्ट आ जाएगी, पता चल जाएगा कि आपने गलत किया, सही किया। ज़मीर अब्बासी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। वो ये जो इल्ज़ाम लगाया है कि बड़े वुज़रा के नाम लिए हैं कि नैब से क्लियर कराने में आपका किरदार है, सर, तो कितना फीसद किरदार आपका है? ये मैं फैसला आप पे छोड़ता हूँ करके जी। मैं एक्सप्लेन यूँ करता हूँ कि नैब एक ऐसा इदारा है जिसकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठाने से पहले बंदे को 100 दफ़ा 1000 दफ़ा सोचना चाहिए। और वो सिस्टम इस तरह का नहीं है कि ये तो आप ज़मीर अब्बासी तो छोटी सी एक चीज़ का आप नाम ले रहे हैं जो वहाँ पे कभी आईओ रह के आया होगा। इतना भी बहुत बड़ा ताकतवर आदमी आप उसमें इंटरफेयर करवा के दिखा दें, आईओ से बात करके देख ले। भाई वहाँ पे सिस्टम यूँ होता है कि सबसे पहले तफ्तीश होती है, उसकी मार्किंग होती है पूरी, किसी आईओ को मिलती है, उस पर सैकड़ों मरतबा उसकी प्रोग्रेस DG साहब ले रहे होते हैं, डायरेक्टर और मैं केस ऑफिसर की बात कर ही नहीं रहा, वो तो पूरी मुकम्मल तफसील लेते हैं, लेकिन DG साहब लेते हैं। एंड ऑफ द डे पे प्रोसिक्यूशन विंग उसको एग्जामिन करके मुत्तफिक होके बाकायदा CIT की यानी कि कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट के साथ वो पुटअप होता है केस रीजनल बोर्ड में।
अगर उसकी मेरिट होगी बंद करने की तो बंद हो जाता है, नहीं होता तो अपग्रेड हो जाता है और फिर चेयरमैन साहब के पास चला जाता है हेडक्वार्टर्स में। फिर हेडक्वार्टर में भी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चेयरमैन साहब देते हैं, उससे पहले पूरा मैकेनिज्म है, एक एक लफ्ज को पढ़ा जाता है, मेरिट पे ईबीएम यानी कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग होती है और उसके बाद फैसला होता है कि इसका कंक्लूड क्या करना है, वेदर इसको इन्वेस्टिगेशन में करना है, रेफरेंस में करना है या इसलिए मुझे बताएं कि मैं इतना बड़ा जो है ना मेरा वो इन्फ्लुएंस हो गया कि मैंने शुरू सबको जो है ना वो कह दिया ये केस नहीं पढ़ना बस बंद कर जी। और वो वहाँ से नैब में बंद हो जाएगा। फिर नाम किसके ले रहे हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब के। मुर्तज़ा वहाब उस वक्त अनफॉर्चुनेटली मैं आईओ था एंटी करप्शन में, वो मिनिस्टर थे एंटी करप्शन के, तो वो भी उसी वजह से तले जा रहे हैं कि इंक्वायरी क्यों शुरू करवा दी थी। अच्छा, दूसरा उसमें वो बता रहे हैं कोई मिनिस्टर शर्जील साहब के मेमन के, तो शर्जील मेमन का तो एज फार एज आई नो वो तो जेल में रहे, अभी तक उनके केसेस चल रहे हैं, मुझे तो एक भी केस ऐसा नहीं नजर आ रहा कि उनका कोई बंद हुआ होगा। नंबर 2। नंबर तीसरी बात वो कह रहे हैं उनका केस जो है ना वो बंद करवा दिया कोई मीर मुनव्वर तालपुर साहब का। तो मैं तो उन जमानों में जितने भी नाम लिए जा रहे हैं उस जमाने में मैं नैब में ही नहीं था, मैं नैब में ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे किसी का जो है ना वो केस। अच्छा, जब आप हलीम आदिल शेख के केस के आईओ थे तो एक दफा भी नहीं आए ये क्वेश्चन आंसर के इंटरोगेशन के लिए? एक दफा भी नहीं आए। जब जब नोटिस किया, आप बेशक अभी गूगल करें, आपके पास आर्काइव होंगे, आपके मीडिया चैनल्स पे वो मौजूद हैं। मैं अगर उसमें सिर्फ आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सिर्फ। अच्छा, फिर जब ये हलीम आदिल शेख अपीयर नहीं होते थे आपके बुलाने के बावजूद, तो ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? नोटिस नहीं भिजवाया जाता था क्या? कुछ चार्ज नहीं किया? नोटिस सर्व होते थे, ये अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठते थे, हम मेरी एक से एक जो है ना वो किरदार कुछ शुरू हो जाती। अच्छा, उसके बाद क्या करते थे, ये तो सिंध गवर्नमेंट की थी, वो एंटी करप्शन है तो एंटी करप्शन क्या कहते थे। नहीं तो क्या दबाव प्रेशराइज किया जाता था, उसकी वजह से केस आगे नहीं बढ़ता था क्या? नहीं, प्रेशराइज की कोई बात कभी थी नहीं। हाँ। मैं सिर्फ इनको जब कानून के मुताबिक 160 यानी कि दफा होती है जो सीआरपीसी की होती है, वो उसके तहत नोटिस निकाला, एक दफा नहीं 3 दफा नोटिस निकाला और आखिरी चौथी दफा भी एक नोटिस दिया कि जनाब आप ज्वाइन करें। इन्होंने बजाय ज्वाइन करने के क्या करना होता था कि वो मतलब उनका ये था कि जी हमारी चले ठीक है, इस तमाम चीजें अपनी जगह। अब क्या होने जा रहा है इनके खिलाफ? क्या पॉसिबिलिटीज है? अब तो ना मैं एंटी करप्शन में हूँ ना मैं नैब में हूँ, मैंने तो अपनी इंक्वायरी कंक्लूड करके रिपोर्ट सबमिट कर दी थी, ठीक हो गया। नहीं, आपके खिलाफ तो जातियात पर बातें की है ना, नाम लेकर बाकायदा वुज़रा के नाम लिए, तो आप कुछ इसके ऊपर एक्शन लेने वाले? फिर सर देखिए, मैं इस वक्त तो देखिए सरकार का मसला ये है कि उसमें इतनी लिमिटेशंस आती हैं कि मैं अभी अगर मीडिया पे भी मौक़िफ़ दे रहा हूँ तो इजाज़त लेके, ठीक है, जाहिर सी बात है मेरे बॉस चीफ सेक्रेटरी होते हैं, आई हैव टू इंटीमेट। नंबर 2 कि मैं लीगल अगर कार्रवाई है तो मैं डेफिनेटली चुप तो नहीं बैठूंगा कि भाई कोई बंदा आके बस मेरे लिए जो है ना वो बोलता रहे, ना कोई बात है ना कुछ है, बस सिर्फ इसलिए कि मैं उसका आई हूँ और मुझसे एक गुस्सा है, उसके लिए होते हैं। या तो मैं जो है ना जाके अब इनको कोई लीगल नोटिस करूं, या दूसरा तरीका ये है कि या तो ये मेरे पे इल्जाम साबित करें या तो मैं फिर एफआईआर पे जाऊं। ठीक है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बासी साहब, आपका हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी लोकल बोर्ड। ज़मीर अब्बासी साहब का मौक़िफ़ सुनकर जो है वो बड़ी सारी चीज़ें सामने आई हैं। फैज़, मैं ये जानना चाहूँगा, सिंध हुकूमत पर तो हमेशा हम देखते हैं कि नैब केसेस चलते नज़र आते हैं, वुज़रा को भी डिटेन किया जाता है, फिर उसके बाद छोड़ दिया जाता है, कहा जाता है कि कुछ प्रूफ नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख के खिलाफ इंक्वायरी क्यों सुसरवी का शिकार है? वजह क्या है? नैब में तो इनका भी केस है। देखिए, वो तो अभी गया नैब में, तो अब पता चल जाएगा कि। और सेकंड ये कि हलीम आदिल शेख साहब को एंटी करप्शन पे एतबार नहीं है, उनकी जो रिपोर्ट है जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है वो उनको नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिस तरह बताया ज़मीर साहब ने कि हमने उनको बुलाया, वो नहीं आए, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा वो नहीं आए, वहाँ पे अपना जवाब जमा नहीं कराया। तो अब ये मामला नैब में चला गया है, अब नैब को सारा केस इन्वेस्टिगेट करने दें, पता चल जाएगा। एक शख्स के ऊपर खुद इंक्वायरी चल रही है, खुद केसेस चल रहे हैं, और वही शख्स उठकर अदालत में आ जाता है सीएम साहब को नाअहल कराने। ऐसे शख्स की सुनी जाएगी फिर क्या? जी देखें, ये तो अब बिल्कुल सामने है कि एक बंदा जिसने कब्ज़ा किया हुआ है मुख्तलिफ ज़मीनों पे, और जिस तरह अभी बताया कि इनके जो अब तक इंक्वायरियाँ सामने आई हैं, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, उनमें तकरीबन 250 एकड़ ज़मीन है जो गलत तरीके से हासिल की गई है, उसमें फार्म हाउस और बिल्डिंग्स और हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं। तो ऐसा बंदा जो ख़ुद गलत है, ख़ुद कब्ज़ा करता है,
वो फिर दूसरे के ऊपर अगर उंगली उठाता है तो जाहिर है ये चीज़ तो ढकी छुपी नहीं है, आवाम को, पब्लिक को तो पता है कि क्या हो रहा है। और दूसरा ये कि जिस तरह अब ये केस नैब में चला गया है, और अगर हलीम साहब को एंटी करप्शन पे एतबार नहीं है तो नैब पर तो एतबार है, नैब वफाकी इदारा है। नहीं, वो उन्होंने ऑफर किया है कि अगर किसी इदारे में है तो मैं पेश हो जाऊंगा, कहा है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दूसरा ये कि आप अफसरान को कम से कम मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराया करें। आपके साथ उमरकोट में मसला हुआ, आपने एसएसपी के पीछे पड़ गए, आपके साथ यहाँ एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने जो कार्रवाई की, आप यहाँ के एसएसपी जो इरफान बहादुर हैं, आपने उनके खिलाफ बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अभी आपके खिलाफ जब इंक्वायरी एंटी करप्शन में गई है और वहाँ से जो आपके खिलाफ फैसला आया है, तो आप वहाँ के जो अफसर हैं, जो आईओ हैं, आप उसके पीछे पड़ गए। तो अगर या तो आप बिल्कुल क्लियर हैं, आपने कुछ नहीं किया, आप हाजी हैं, कोई बात नहीं, आप अब ये मामला नैब के पास चला गया है, अब नैब को सॉल्व करने दें, पता चल जाएगा। और दूसरा है कि नैब कोई सूबाई इदारा तो है ही नहीं, नैब वफाकी इदारा है। और हम समझते हैं कि इस वक्त जो डीजी नैब है अपना मिर्ज़ा साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, अच्छी साख रखने वाले अफसर हैं, ख़ुद हलीम आदिल शेख साहब तारीफ़ करते हैं। तो उनके पास इंक्वायरी गई है, अब उनको करने दें इंक्वायरी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया फैज़ मोहम्मद बुलैदी आपका भी और ज़मीर अब्बासी के मौका नाज़रीन आपने जाना। बात यहाँ पर इस वक्त ख़त्म नहीं होती है, ये बात आगे मज़ीद कंटिन्यू करूँगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द हलीम आदिल शेख का मौका भी सामने रखेंगे कि वजह क्या है कि ज़ातियात पर आकर बात की जा रही है, ब्यूरोक्रेसी को भी हिट किया जा रहा है, एक एक ऑफिसर को, एक एक डायरेक्टर को नाम लेकर जो है वो बात की जा रही है। और साथ साथ ये भी कहा गया कि हर डिपार्टमेंट की चार्जशीट मौजूद है, इंक्वायरी की है हमने इंडिविजुअली और हम अब सामने रखेंगे नाम। ऐसी क्या वजह है कि इतना बोलना पड़ा है? वज़रा तक तो ठीक था, लेकिन आगे क्या वजह बनी है कि ये तमाम चीज़ें सामने रखी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक वक्फा लेंगे, उसके बाद एक और स्टोरी उस पर भी बात करेंगे।